देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बदलने के लिए निकले, मेरे जैसे छोटे किसान परिवार का बेटा आज अरविंद जी की राजनीति में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक ये रहा है कि आप कोई बड़े मिक्स बोलता रहीश, हाँ मिक्स રહેશે ગુજરાતીમાં પણ રહેશે ને વચ્ચે વચ્ચે ઇંગ્લિશમાં પણ શબ્દ કદાચ બે આવી જશે। મિત્રો, સવાલ એ છે કે જ્યારે હું ખેડૂતો માટે અવાજ ઉઠાવતો, આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીઓ માટે અવાજ ઉઠાવતો, ખેડૂતો તો મારા દિલના પ્રાણ છે। સેંકડો ખેડૂતો એક આશાની ઉમ્મીદ લઈને બેઠા હોય, મારા સ્ટુડિયો આવતા હોય। એક નાની ઉંમરમાં ઈશ્વરે મને ખૂબ મોટી જવાબદારી ચેનલ હેડ બનાવીને પણ આપી હતી, પણ કંઈક ખૂટતું હતું। હું સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક જીવ છું, કર્મના સિદ્ધાંતમાં માનું છું। હું ખરાબ ક્યારે કોઈનું કરતો નથી। मैं ईश्वर से हर हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, जितना हो सके मैं भला करने की कोशिश करूं। मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दे। જ્યારે જ્યારે કોરોના આવ્યું, ખેડૂતોની વાત હતી, બેરોજગાર યુવાનો માટે પેપર લીક થતા હતા, વારે વારે આ પરિસ્થિતિ રહેતી હતી। અને એક દિવસ મને એવું લાગ્યું કે ઈશ્વરે મને કંઈક વધારે કહેવાનું, કારણ કે હું સેફ નોકરી હતી, સ્ટુડિયોમાં નોકરી હતી। સ્વાભાવિક તौर પર તમે શો પૂરો કરીને જવાબદારીમાંથી છટકી જાઓ। જ્યારે આઉટડોર શો કર્યું ત્યારે પણ हजारों की भीड़ अपने आप आने लगी, और सिर्फ यही कि हमेरा कुछ भला करिए। त्यारे मैं विचार कर्યું કે ટોચ ઉપર હતો, મને ઘણા બધા એવું કહેતા હતા કે તમે મૂર્ખ છો, ટોચ ઉપર છો, પણ જે દિવસે મેં નક્કી કર્યું કે મારે સેફ નોકરી છોડી દેવી છે અને એકવાર મારે જોવું છે કે ખરેખર ગુજરાતની જનતા માટે આપણે શું કરી શકીએ। મેં જ્યારે રાજીનામું આપ્યું, ભાઈ શ્રી ગોપાલભાઈ અને ગુલાબસિંહજી બંને મારી પાસે આવ્યા। अरविंद जी नो फोन आयो कि सुदान आपको राजनीति में आना चाहिए। मैंने कहा कि साहब, मैंने तो जिंदगी में मेरे कोई परिवार में सरपंच तक नहीं बना है, और राजनीति में क्यों? तब अरविंद जी ने कहा कि देखो, अगर आप शो चलाते हो, आप आवाज तो उठाओगे, लेकिन ये निर्भर सिस्टम आपको वो काम करके नहीं देगी जो करना चाहते हैं, इसलिए सिस्टम में जाना पड़ेगा। अरविंद जी ने कहा कि देखो, अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो आप मुझे बताओ कि क्या दिल्ली की अच्छी स्कूलें होती? आप एक बार स्कूलें देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। मैंने देखा भी, वहां जाकर देखा, और तब मैंने तय किया कि ठीक है, मैं राजनीति में आना नहीं चाहता हूं। राजनीति और हमें अच्छे लोगों की मजबूरी होती है, राजनीति शौक नहीं होता है। और उस दिन अरविंद जी ने भी यही कहा कि देखो, मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर था सूडान, मैं भी अच्छी खासी जिंदगी जीता था, लेकिन वो मेरे परिवार तक सीमित होती। आज मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूं। क्यों? महिलाएं के लिए बस सुविधा फ्री कर सकता हूं, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। एक ऑटो वाला बच्चा जब पढ़ के बहुत बड़ा बनता है तो मुझे कितना आशीर्वाद मिलते होंगे। तुझ जैसे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। और तब मैंने तय किया कि मैं राजनीति करूंगा। राजनीति मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। गुजरात की जनता की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैंने पहले भी कहा कि मैं कर्म के सिद्धांत में मानता हूं। मैं कहीं आज तक जब भी मैंने पत्रकारिता की, तब भी मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता था। किसानों की एक कॉलम जो न्यूज नहीं छापते थे, मैंने कितने सैकड़ों 100 किए होंगे।
किसानों की आवाज बनने की कोशिश की, बेरोजगारों की आवाज बनने की कोशिश की, महिलाओं की जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है उसकी आवाज बनने की कोशिश की, व्यापारियों की आवाज बनने की कोशिश की, श्रमिक मजदूरों की आवाज बनने की कोशिश की, सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज बनने की कोशिश की। मुझसे जितना हो पाता था मैंने किया, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, आप वहां न्यूज चला सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते। और सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि सिस्टम को साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए आपको गंदगी में उतरना पड़ता है। और तब मुझे अरविंद जी ने कहा कि देखो, गंदगी अगर साफ करनी है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, चाहे आपको जो भी लोग गालियां दे, मुझे भी देते हैं, लेकिन ये लोग जो गालियां देते हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं। जनता कभी गालियां नहीं देती, वो तो सिर पे बिठाती है। मुझे भी दिल्ली में देख लीजिए आप। और तब मैंने तय किया कि मैं राजनीति में आऊंगा। आज मेरी माता जी यहां बैठी है। मैं सामान्य किसान परिवार में से आता हूं, मेरा छोटा सा गांव है। मैं पढ़ा लिखा, मेरे बापूजी ने मुझे बहुत पढ़ाया। मेरा बापूजी माताजी के भक्त थे। नवरात्रि के 9 दिन वो पूरे माताजी के मंदिर में बैठकर दिया जलाकर 9 दिन सालों से प्रार्थना करते थे। और उनके जाने के बाद जब उनकी डेथ हुई तब उन्होंने कहा था, मैंने तो तब भी तय कर लिया था, मैं रिजाइन रखकर चला गया था कि मुझे मेरे पापा की सेवा करनी है। लेकिन उस दिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तुझे वापस जाना, गांव से तुझे वापस अहमदाबाद जाना है। मैंने कहा कि मैं बापूजी जाऊंगा, मैंने रिजाइन रखा है, वो एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं छुट्टी पे हूं। जब उनकी देहांत हुई तब उन्होंने कहा कि तुझे वापस जाना है, मुझे वचन दे। मैंने उनको वचन दिया था कि मैं वापस जाऊंगा, मुद्दों की पत्रकारिता करूंगा। और आज मैं उनको मिस करता हूं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पे हर हमेशा है। मां मोगल मां, कामई मां, सोनल मां और द्वारकाधीश का आशीर्वाद मेरे पे। मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं साधारण सा लड़का हूं। मैंने कहा कि पत्रकारिता आने के बावजूद एक शो इतना चले कि लाखों लोग आपको प्यार करें, ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे अरविंद जी में ये लगी कि उन्होंने जो राजनीति करने के नहीं, बदलने के आए। आज मैं और गोपाल भाई और सब जो आज योद्धा जुड़े हैं, मान साहब है, यहां सब बैठे हैं। अब देखो, सब के सब, अल्पेश भाई है, मनोज भाई है, गुलाब भाई है, युवराज है, राजू भाई है, किशोर काका है, सबके सब, जगमाल भाई, सब आम आदमी है। और आम आदमी को ये 32-33 साल का हमारे प्रेसिडेंट है गोपाल भाई। हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी होगी गुजरात में जो 32 साल के युवा को अध्यक्ष बनाती है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को सलाम करता हूं। ऐसा नहीं था कि मेरे पास और भी राजनीति के लोग नहीं आए होंगे, लेकिन मैंने कहा कि राजनीति मेरी मजबूरी है, राजनीति शौक नहीं है। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर गुजरात की जनता के लिए आया हूं। और मैं गुजरात की जनता को ईश्वर की साक्षी में एक वादा करता हूं कि मैं, जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपनों के लिए नहीं